मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अजीत पवार की मुराद पूरी हो गई है। एनसीपी को कई सारे अहम मंत्रालय देने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे लेकर आधिकारिक घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन खबर यह आ रही है कि जैसा अजीत पवार चाहते थे उन्हें वैसे ही मंत्रालय मिले हैं। खासकर वित्त मंत्रालय, जिसे लेकर पेच फंस रहा था, अब वो वित्त मंत्रालय एक बार फिर अजीत पवार के खाते में जाते नजर आ रही है। और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे लेकर जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होने वाला है। आखिर क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। तो महाराष्ट्र में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सीएम शिंदे ने एनसीपी के नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा दी है। एनसीपी के कोटे में 7 महत्वपूर्ण मंत्रालय आ गए हैं, जिनमें वह वित्त मंत्रालय भी शामिल है, जिसे लेकर काफी दिनों से रस्साकसी चल रही थी। इसके अलावा एनसीपी को योजना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सहकारी समितियां, महिला और बाल विकास, कृषि, राहत और पुनर्वास, चिकित्सा और शिक्षा मंत्रालय मिलेगा। पोर्टफोलियो वितरण की सूची का औपचारिक ऐलान जल्द होने की उम्मीद है और इसी बीच मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी राजभवन पहुंच गए हैं। कहा जा रहा था कि वित्त और सहकारिता मंत्रालय को लेकर एनसीपी और शिंदे गुट के बीच खींचतान चल रही है, जिसके चलते विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका था। अजीत पवार वित्त और सहकारिता मंत्रालय एनसीपी के पास रखने को लेकर आक्रामक थी। बता दें कि अजीत पवार गुट वित्त के साथ ही सहकारिता मंत्रालय को लेकर आक्रामक थे, क्योंकि यह एनसीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दर्जन भर से अधिक एनसीपी नेता सहकारी या निजी चीनी कारखाने चला रहे हैं। साथ ही उनका सहकारी बैंकों पर भी नियंत्रण है। उन्हें दोनों क्षेत्रों में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब उनके पास सहकारी मंत्रालय होगा तो उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। हालांकि पिछले साल जब एकनाथ शिंदे और उनके 40 समर्थकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, तब उन्होंने अजीत पवार के वित्त विभाग संभालने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उस दौरान शिंदे और उनके खेमे के विधायकों ने आरोप लगाया था कि फंड वितरण के मामले में अजीत पवार पक्षपात कर रहे हैं। वह शिवसेना के निर्वाचन क्षेत्र में एनसीपी के नेताओं को अधिक फंड दे रहे थे और ऐसा करके वे शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद शिंदे गुट के संजय शिरसाट, गुलाबराव पाटिल, दीपक केसारकर, भरत गोगावले, शाहजी बापू पाटिल और कई अन्य लोगों ने अजीत पवार पर खुलकर आरोप लगाए थे। वही अब अगर वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास जाता है तो यह शिंदे गुट के लिए भी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि उन्हें इसको लेकर लोगों और मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। उधर पोर्टफोलियो आवंटन में देरी के कारण मंत्रालय में कार्यालय और अन्य चीजों का भी आवंटन नहीं हो पा रहा। फिलहाल सभी मंत्रियों ने अपना अपना कामकाज संभाल लिया है। वे अभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी अगर आप कहेंगे कि वीकेंड पर ही एनसीपी मंत्री अनिल पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ और अन्य पार्टी में बगावत के बाद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहली बार पहुंचे। इस दौरान जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से पोर्टफोलियो आवंटन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सीएम का विशेषाधिकार है और वह जल्द ही ऐसा करेंगे। सीएम और देवेंद्र जी तथा अजीत पवार का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, इसीलिए इसमें कोई समस्या नहीं है, यह जल्द ही होगा। बता दें कि पिछले रविवार यानी 2 जुलाई को अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री और छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, संजय बनसोडे, अदिति तटकरे और धर्माराव बाबा अत्राम ने मंत्री पद की शपथ ली थी। एनसीपी संस्थापक शरद पवार गुट के उन 9 विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की मांग की है, जिन्होंने अजीत पवार का समर्थन किया है और शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। इन विधायकों के खिलाफ एनसीपी विधायक और ग्रुप लीडर जयंत पाटिल ने विधानसभा स्पीकर हाउस में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि इन विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की कार्रवाई जो है
की जाए। ऐसे में अगर साफ तौर पर आप कहेंगे तो अजीत पवार की जो मुराद है ये पूरी की जा रही है और ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था, कल भी सूत्रों के हवाले से खबर थी जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी और आपको बताया था कि किस तरीके से ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार जब जल्द जो है देखने के लिए मिलेगा वो कल या फिर मतलब आज के लिए कहा गया था कि आज हो सकता है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अजीत पवार की जो मुराद थी वित्त मंत्रालय को रखने की, यह मुराद उनकी पूरी हो गई है, जो शरद पवार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसे लेकर जद्दोजहद चल रही थी, क्योंकि वित्त मंत्रालय को लेकर पहले सवाल उठ रहे थे और वित्त मंत्रालय अब एक बार फिर से अजीत पवार के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी हाल ही की बात है जब अजीत पवार दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद जो है संजय राउत ने भी बयान दिया था, उन्होंने भी कहा था कि पहले एक मालिक होता था और अब सबके मालिक दिल्ली में बैठे हैं, ये सभी लोग दिल्ली जाकर मुजरा करते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि कांग्रेस के भी एक नेता सुब्रमण्यम द्वारा भी इसे लेकर जो है बातें कही गई थी, इसे लेकर जो है उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी, जो ये बता रहा था कि इस मुलाकात से काफी ज्यादा परेशानी जो है देखने के लिए मिल रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार का अगर आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में जो ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंस रहा था, लेकिन अब इससे सस्पेंस जो है ये खत्म हो रहा है और इसके पीछे का कारण है कि जिस तरीके से सहमति बनानी थी एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री के बीच में, ये सहमति अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि अब कैबिनेट विस्तार होगा और देवेंद्र फडणवीस से जो है इस पूरे मामले को लेकर अजीत पवार मिले भी थे। इसे लेकर अगर आप कहेंगे गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई और मुलाकात पर जो है ये त्रिकोणीय आप कह सकते हैं कि एक बैलेंस बिठाने का प्रयास किया गया, जिस बैलेंस के तहत आगे सरकार चलेगी। और ये शरद पवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमित शाह और अजीत पवार की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ था, जिसमें आपको बता दें कि 4:4:2 का जो आप कह सकते हैं फॉर्मूला है वो तय किया गया था। अब ये फॉर्मूला आखिर क्या है, जिसे आप सोच रहे होंगे कि 4:4:2 का ये फॉर्मूला क्या है, तो आपको बता दें कि दोनों पार्टी शिंदे और बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जो है 14-14 होगी और इसके बाद अब इसमें आप समझ पाएंगे कि क्या है नया ये मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला। तो आपको बता दें कि इस विस्तार के मंत्रिमंडल विस्तार का जो है फॉर्मूला, दिलचस्प बात ये होगी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गैर हाजिरी में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने विवाद सुलझा लिया है और इसे लेकर ही यह बात की जा रही है। फॉर्मूला जो है तय चुका है इसके, और इसमें आपको बता दें कि जो है नए विस्तार का फॉर्मूला जो है तय कर दिया गया है और ऐसे में एकनाथ शिंदे और बीजेपी जो है गुट को 4-4 मंत्री पद मिलेंगे, जबकि एनसीपी को 2 मंत्री पद मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं 4:4:2 का ये फॉर्मूला क्या है। 4 बीजेपी को, 4 एकनाथ शिंदे को और 2 जो है वो अजीत पवार के खाते में आएंगे। जबकि अगर आप देखेंगे आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 10 मंत्री शपथ लेंगे। नए फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट को 4-4 मंत्री मिलेंगे और इन दोनों दल के कैबिनेट से पहले ही 10-10 मंत्री हैं। इस लिहाज से दोनों पार्टियों में मंत्रियों की संख्या 14-14 होगी। वही एनसीपी के कैबिनेट में 9 मंत्री होंगे। उन्होंने 2 मंत्री पद मिलने से यह संख्या बढ़कर अब 11 हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये आंकड़े कैसे बिठाए गए हैं और किस तरीके से ये सारी चीजें गई है। प्रफुल्ल पटेल ने बताया था कि दिल्ली में बैठक के बाद महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के बीच चल रही तानातानी लगभग जो है खत्म हो चुकी है और उसके बाद इस फॉर्मूले के तहत ये विस्तार जो है किया गया है, जिसके तहत आप देखिए कि सस्पेंस खत्म हो गया है। वित्त मंत्रालय समेत कई और मंत्रालय जो है अब एनसीपी के खाते में आए हैं और इसे लेकर आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, इस पर मुहर लगना अभी बाकी है और जल्द इस पर मुहर लगने के बाद ये ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच क्या बड़ी खबर निकल कर चल के आ रही है, अफवाह के बाजार में क्या खबर जो है इस वक्त चल रही है, जिसके बारे में हमने आपको पूरी तरीके से विस्तार जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।